हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शुभम। तो आज की हमारी क्लास का न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है DPSP। इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। हमारा पहला टॉपिक मौलिक अधिकार वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। ये संविधान के भाग 4 में है और इसमें 16 धाराएं हैं। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इसमें हम अब डिटेल में जानेंगे एक एक आर्टिकल में क्या है। तो आइए आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। नीति निर्देशकों का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। ये बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्पेशली लॉ के एग्जामिनेशंस में, और मैक्सिमम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इसे याद रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व बनाने का उद्देश्य ये था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब इसका मेन उद्देश्य ये था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की सभी के कल्याण, सभी लोगों के कल्याण या भले की बात इसमें मतलब कार्य किया जाए, और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें आर्थिक राजनीतिक तौर पे लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसके आधार पर हम सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि इनके तहत हम न्यायालय में नहीं जा सकते। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मौलिक अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, वो परिवर्तनशील हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व हमारे न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं हैं, तो इनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि करके आर्टिकल 36 में ये बताया गया है राज्य की परिभाषा। जो हमारी स्टेट है, राज्य है, उसकी परिभाषा आर्टिकल 36 में बताई गई है। आर्टिकल 37 में ये बताया है कि न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है। जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है वह न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है। इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आर्टिकल 38 इसमें यह बताया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे सभी लोगों के साथ समान न्याय करना इस आर्टिकल में ये बताया गया है। आर्टिकल 39 में आते हैं। संसाधनों का उचित वितरण, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास सारे संसाधन ना हो। आर्टिकल 29 में ये बताया गया है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं, मतलब जितने भी संसाधन हैं, उसका लाभ केवल उच्च वर्ग या फिर कोई एक व्यक्ति ना उठाकर सभी उठाएं और सभी इसका लाभ ले सके। समाज के सभी व्यक्तियों और वर्गों के पास सभी संसाधन उपलब्ध हों। इसमें ये समाज के सभी व्यक्तियों और वर्गों के पास सभी संसाधन उपलब्ध हों, एक समान कार्य और वेतन मिले। इसमें यह भी बताया गया है कि समाज के सभी व्यक्तियों और वर्गों के पास संसाधन मिले और उन्हें उपलब्ध हो, और एक समान कार्य, एक वेतन मिले। मतलब चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों को समान कार्य मिलना चाहिए और समान वेतन ही मिलना चाहिए। इसमें यह नहीं कि कोई फीमेल है वो मेल है तो भेदभाव करना चाहिए उनके वेतन के हिसाब से और कार्य के हिसाब से। तो अब हम आते हैं अपने 39A पे। ये आर्टिकल 39 है और इसमें 39A है। यह आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ये जो हमारा आर्टिकल 39A है, यह आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। आइए अब जानते हैं इसमें क्या बताया गया। समान अवसर के आधार पर न्याय प्रदान करना। इसमें यह बताया गया कि सबको समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और समान अवसर के आधार पर सबके साथ समान न्याय करना चाहिए।
आइए अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 40 पे, जिसमें बताया गया पंचायत के बारे में। पंचायत जो हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पे जितने भी कार्य होते हैं और पंचायत के जो कार्य होते हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। ग्राम स्तर पर पंचायत के बारे में बताया गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो आपको बताना चाहूँगा। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 41 पे। इसमें ये बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ ऐसी दशाएं होती हैं कि हर व्यक्ति को काम पाने का अधिकार होता है, जैसे अपाहिज है वो व्यक्ति, या बुज़ुर्ग है, या बेरोज़गार है, उसको हर हालत में अगर वो काम करने की क्षमता रखता है, वो करना चाहता है, तो उसे काम दिया जाता है सरकार द्वारा। अब चलते हैं 42वें आर्टिकल पे। इसमें बताया गया है कि कार्य न्यायगत और मानवीय दशा में होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य दिया जाता है तो वो न्यायगत और मानवीय दशा में होना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से होना चाहिए कि ताकि वह व्यक्ति सफलतापूर्वक या ढंग से वह कार्य कर सके। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बताता हूँ। नीति निर्देश का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसका उद्देश्य भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट बिलो द डिस्क्रिप्शन कि मेरी वीडियो में आपको क्या कमी लगी है, वॉइस क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी में, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू वेरी मच।